हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लास की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो क्लास 8 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर। जो हम ये चैप्टर करेंगे हम टोटली एनसीईआरटी बेस में करेंगे। आप लोग भी जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से उसके आगे कुछ भी नहीं आने वाला है। हम एनसीईआरटी बेस ये करेंगे। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का है फोर्स एंड प्रेशर। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये फोर्स एंड प्रेशर है तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड है। ये एक है फोर्स और दूसरा है प्रेशर। फोर्स को सिंपल वे में हम क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स को सिंपली वे में डिफाइन करते हैं, ये क्या है, पुश और पुल है। या तो किसी चीज को धक्का दो या किसी चीज को खींचो, फोर्स सिर्फ इतना है। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, फोर्स को आगे हम पूरा डिफाइन करेंगे, फोर्स के बारे में पूरी तरह जानेंगे तो कि फोर्स क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे उसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारे इसमें प्रेशर है। जब हम फोर्स पढ़ लेंगे तो फोर्स की ही आगे आगे क्या आता है, प्रेशर आता है। जब फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। ये क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही प्रेशर होता है। तो आगे जैसे हम हमारा कोई चीज मोशन में है तो फोर्स पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे, जब कोई चीज मोशन समझना जरूरी है। अगर कोई बॉडी एक मोशन में है तो वो मोशन में क्यों आई। अब तक हमने तो मोशन पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, जो एक बॉडी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। लेकिन मोशन हुई, लेकिन मोशन के पीछे का कारण क्या है, मोशन अपने आप तो नहीं आई, अपने आप तो उसको जागृति नहीं आई कि हमें इस प्लेस पे उठ के दूसरे प्लेस पे जाना है। जैसे आपकी बुक्स है, बुक्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने आप तो नहीं जाती, आप उसको डिस्प्लेस करते हैं। ऐसा ही मोशन के पीछे का जो कारण है वो क्या है बच्चा, फोर्स है। फोर्स की वजह से मोशन आता है। ठीक है। तो मोशन में क्या है, जैसे या तो मोशन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मोशन में है स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन में क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी स्टेट में है तो वो क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। या कोई बॉडी मोशन में है तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। या तीसरा क्या हो सकता है, वो डायरेक्शन चेंज हो सकता है या उसके शेप एंड साइज में फर्क आ सकता है। तो अब हम सारी चीजों को समझेंगे। जैसे ये क्या है, एक फुटबॉलर है, डिफेंडर क्या कर रहा है, फुटबॉल को पकड़ रहा है, तो फुटबॉल में एक एफर्ट डाल रहा है फुटबॉल को पकड़ने के लिए। ये क्या कर रहा है, ये हॉकी स्टिक से बॉल को हिट कर रहा है ताकि बॉल गोल पोस्ट तक जाए। और ये क्या कर रहा है, क्रिकेटर बॉल को पकड़ने में एफर्ट कर रहा है। तो लेकिन इन तीनों में क्या कॉमन है कि ये तीनों ही एफर्ट कर रहे हैं। जो इनका एफर्ट है उसी को बच्चे हम फोर्स बोलते हैं। तो आगे जो हमारा है इस चैप्टर में हम क्या क्या हम पढ़ लेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें फोर्स क्लियर हो जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स जो होता है वो किस वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से होता है। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती है तभी फोर्स होता है, फोर्स अपने आप नहीं होता है। जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होती है तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और जिसका जो नेट फोर्स होता है वो फिर अप्लीकेबल होता है, फिर वो आगे मोशन करता है। उसके बाद हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि अगर फोर्सेस लग रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका उस ऑब्जेक्ट पे या जो उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आया। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस में कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बच्चों इसी बात से हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन हम क्या कर लेंगे। अब तक हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि पुल और पुश, लेकिन आगे हम डिटेल में पढ़ने के लिए फोर्स इतना कह देना काफी नहीं है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज ए एक्सटर्नल कॉज एज ए इफेक्ट। एक एफर्ट है ये जो एक्सटर्नली कॉज होती है। ये अपने अंदर किसी ऑब्जेक्ट में तो जागृति आएगी नहीं कि आपकी बुक्स अपने आप उठ जाएगी, या कोई पत्थर है आज यहाँ पर है और कल वो कहीं और चला जाएगा, वो अपने आप नहीं होगा जब तक उस पर कोई किसी तरह का हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज एज एफर्ट दैट ए बॉडी एक्सपीरियंस, वो जो बॉडी एक्सपीरियंस करता है एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिंग विद द अनदर बॉडी। कोई अनदर बॉडी उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो जो वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किस वजह से, एक्सटर्नल कॉज की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है बच्चों। वेदर दैट, अब देखो फोर्स क्या हमने समझ लिया कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन ये हमारी परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है।
Whenever a two body interact, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होती है तो क्या करेगी, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होगी तो वो कुछ ना कुछ एक दूसरे पे इंपैक्ट डालेगी, वो कुछ ना कुछ एक दूसरे पे इंपैक्ट डालेगी। कोई या तो वो क्या करेगी, वो दोनों टकराएंगी तो वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स डालेगी, तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, जब टू बॉडीज इंटरेक्ट करेगी तो ए फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द ईच अदर, तो दोनों पे क्या करेंगे, दोनों पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, इन जनरल हम क्या करते हैं, जनरल टर्म में क्या करते हैं कि फोर्स को क्या क्या बोलते हैं, ए पुश और ए पुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो पुश या पुल। ठीक है, फोर्स आर यूज्ड इन द आवर एवरीडे, जो फोर्स है हमारा, हम आसपास एवरीडे देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, फोर्स अप्लाई एप्लीकेबल होता है। जैसे कैसे होता है, जैसे हमारा कोई, हम किसी चीज को पुश करते हैं, दरवाजा खोलने के लिए उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, या कोई किताब उठाते हैं या किसी बाल्टी को उठाते हैं, या क्या करते हैं हम, कुछ किसी चीज को स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, किसी चीज को किक करते हैं, फुटबॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, किसी को ट्विस्ट करते हैं, या किसी को प्रेस करते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास इफेक्ट है। हम कभी भी फोर्स को देख नहीं सकते हैं, फोर्स को बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो भी उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फोर्स हमें दिखता नहीं है। ठीक है बच्चों, जनरली द फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू बी, देखो अब वो क्या कर रहा है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि उसको क्या करे, उसको मोशन में ले आए, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर दे, वो कोशिश करेगा। अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रीली है मोशन में आने के लिए तो या तो उसको मोशन में ले आएगा, अगर एक बॉल है, अगर वो बॉल को हम किक करेंगे तो क्या होगा, वो बॉल थोड़ा सा मूव करेगी, इसको करते हैं फोर्स। लेकिन अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आने की कंडीशन में नहीं है तो क्या करेंगे, वो बॉल पे क्या करेंगे, अगर हम बॉल पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा उसका, अगर वो मोशन में आने की कंडीशन में नहीं है तो वो होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। जैसे आप गुब्बारा है, गुब्बारे को क्या करेंगे, या तो अगर गुब्बारे को आप फेंकते हैं तो गुब्बारा आपका दूर जाएगा, लेकिन अगर गुब्बारे को आप दबाते हैं तो क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स के दो इफेक्ट आएंगे, तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, उसका मोशन चेंज हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि वो हमारा शेप और साइज उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो फोर्स क्या है, जो फोर्स हमारा है, तो फोर्स में हमने समझ लिया कि फोर्स क्या है। उसके बाद क्या है, फोर्स क्यों होता है, वो इंटरेक्शन की वजह से होता है। फोर्स इज क्रिएट व्हेन द टू थिंग्स आर इंटरेक्टिंग। ठीक है, जब दो चीजें मिलेंगी तब फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें, एक तो देख स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। आगे आप लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स में क्या होता है, बिना फोर्स एक डायरेक्शन के हम नहीं काम कर सकते। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, अब मान लीजिए इस गाड़ी को हमें मूव करना है और इसको हमें आगे की डायरेक्शन में मूव करना है, तो फोर्स हमें क्या, फोर्स का हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो काम चलेगा, या आगे से फोर्स लगाएंगे तो काम चलेगा। फोर्स हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाके वो गाड़ी प्रॉपर डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, और फोर्स में क्या दो चीजें हैं, फोर्स में द मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हम कितनी अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी बॉडी को मूव करने के लिए जितने अमाउंट में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, इस छोटे से बॉक्स को हटाने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा, लेकिन एक बड़ी गाड़ी को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा पुल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो दोनों में क्या है, दोनों में अलग अलग इफेक्ट्स है, लेकिन दोनों है क्या है, कॉमन क्या है, दोनों में फोर्स है। और दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, और दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। जो डायरेक्शन बड़ा जरूरी है, जैसे इस बॉक्स को हमें क्या करना है, मूव करना है आगे की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा और या इसको पुल करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन हमें करनी पड़ेगी हमें सेम डायरेक्शन के लिए। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में करते हैं तो उसका नेट रिजल्ट हमारे पास
जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमारे पास जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। तो क्या है, कई चीजों को हमें लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर कर रहा है, या किसी चीज को हमें प्रेस करना पड़ता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे हमारे फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे आपको ये फोर्स के एग्जाम्पल क्वेश्चनों में आएंगे, हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे इसके, एनसीईआरटी के सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारे पास, अब मान लीजिए हमारे पास नेट फोर्स, हमने बात की है कि नेट फोर्स क्या है। अब मान लीजिए इस बॉक्स को हमें रूम से बाहर निकालना है। अब इस बॉक्स को रूम से बाहर निकालने के लिए हमने दो लोगों को उसमें भेजा। इसमें हमने वो दोनों बच्चों ने क्या किया, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा था, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा था। अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो ये लड़का है, लड़का इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये लड़का इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स इस पे क्या लगा, टोटल फोर्स पे 20 न्यूटन का लगा। लेकिन यहां पर डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन दोनों माइनस हो जाएगा, और नेट फोर्स जो हमारा आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। जब फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो वो ऐड हो जाता है। तब इन दोनों ने को बोला गया कि तुम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। तो आप एक डायरेक्शन में फोर्स जब लगा रहे हैं तो अब इनका फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब ये उन्होंने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, इस बॉक्स को जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना था। तो अब यहां पर इस पे बॉडी पे फोर्स लगा 20 न्यूटन। बच्चों अब देखो डिफरेंस, देखो यहां पर उन्हीं दोनों बच्चों ने सेम फोर्स लगाया, लेकिन नेट फोर्स हमारे पास क्या आया, 0। और इन्होंने वही फोर्स लगाया, लेकिन इसमें डायरेक्शन अलग थी, उन्होंने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो यहां पर जो हमारा नेट फोर्स आया 20 न्यूटन आया। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मान लेते हैं ए, इसको हमने, ये एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस पे दो फोर्सेज जो F1 फोर्सेज और F2 फोर्सेज लग रहे हैं, वो 5 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, वो लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। मान के चलते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहां पर हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है, जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारे पास लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो अपोजिट फोर्स लग रहा है। अपोजिट होने के कारण ये चला जाएगा माइनस में, -7 न्यूटन हो जाएगा। तो -7 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन और माइनस में से उसमें से हमने 7 घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 न्यूटन फोर्स लगेगा। जो हमारे पास नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन का लगेगा। और 3 न्यूटन का फोर्स किस में लगेगा, जो फोर्स ज्यादा है। यहां पर ज्यादा फोर्स था हमारे पास, यहाँ 10 न्यूटन था, यहां पर 7 न्यूटन था। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा, और जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है बच्चों, आगे हम जो चलते हैं, तो फोर्सेस में एक चीज और है कि क्या हम कोई चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तभी उस पे फोर्स लगेगा क्या। अगर कोई चीज अपने कंडीशन में रेस्ट में है, उसको हम नहीं छू रहे हैं, तो क्या उस पे फोर्स लग रहा है क्या। हाँ बच्चों, कभी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तब भी उस पे फोर्स लगता है, उस पे बैलेंस फोर्स लगता है। बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है, आप लोगों ने एक देखा होगा, जब टग ऑफ वार में होता है, जो रस्सी को खींचते हैं, अगर दो टीमें सेम फोर्स लगा रही हैं तो रस्सी कहीं नहीं मूव करेगी। ठीक है, तो उसको क्या है, वो बैलेंस फोर्स है। ऐसे ही हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं मूव कर रहा है तो उस पर फोर्सेज जो लग रहा है, उस पर हर तरफ से फोर्सेज लग रहा है, और वो उस फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। हर तरफ से उस पर फोर्सेस लग रहा है और वो उस फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, इस कारण उसमें मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। तो उसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 है। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स डिफरेंट आ जाए, जैसे यहां पर है, दो लड़के रस्सी को खींच रहे हैं, यहां पर एक लड़का खींच रहा है, तो क्या है, यहां पर फोर्सेस का डिफरेंस है। तो जो फोर्सेस का डिफरेंस आएगा तो नेट फोर्सेस कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, और ये रस्सी मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। जो जब सेम फोर्सेस लगता है उसको बच्चे बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, उसको ध्यान रखना, ये बैलेंस फोर्सेस हमेशा याद रखना कि जब अगर किसी बॉडी पे इक्वली फोर्सेस लग रहा है और उस पे किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, तो हर वो फोर्स को नेट फोर्स हमारे पास 0 है, तो उसको बोलेंगे हमारे पास
बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अगर वो फोर्सेस है, वो नेट फोर्सेस का जीरो नहीं है, उसका नेट फोर्सेस कुछ आ रहा है, तो उस फोर्सेस को बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ फोर्सेस, इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और बॉडी मूव करेगी, लेकिन बैलेंस फोर्स में बॉडी मूव नहीं करेगी। अब फोर्स के इफेक्ट समझते हैं। फोर्स के हमारे पास जो इफेक्ट है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे एक फुटबॉलर है, एक बॉल क्या है, रेस्ट में है, अगर फुटबॉलर उसको किक करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बॉल मूव करेगी, बॉल मूव करेगी तो क्या होगा, फोर्स का पहला इफेक्ट क्या होगा, जो बॉडी है वो क्या होगा, रेस्ट टू मोशन में आ जाएगा, जो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर ये साइकिलर एक साइकिल चला रहा है तो साइकिल ये धीरे धीरे चला रहा है, लेकिन अगर इसको जल्दी कहीं पहुंचना है तो उसको क्या करेगा, वो पैडल और मारेगा। अब तो पैडल, वो जो पैडलिंग करेगा तो क्या करेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, वो ऑलरेडी मोशन में है और वो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वही साइकिलिंग वो पैडल लगाना बंद कर देता है और ब्रेक अप्लाई करता है, तो अब क्या होगा, तो ये उसके ब्रेक क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ब्रेक इसको रोकने की कोशिश करेगा और जो इसके मोशन को अपोज करेगा, और ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या समझा कि पहले में रेस्ट से मोशन में आ जाता है फोर्स लगाने पे, दूसरा उसकी किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और क्या हो जाता है, अगर हम क्या करते हैं, बॉल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये लड़का क्या है, उसने एक मूविंग बॉल को पकड़ लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास मोशन से बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन इन चारों इफेक्ट के अलावा भी एक इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, वो बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं, ये एक है, सचिन तेंदुलकर ने किसी बॉल को हिट किया या महेंद्र सिंह धोनी ने किसी बॉल को हिट किया, तो अब बॉल का क्या हो जाता है, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। देखिए अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट क्या आता है, जो फोर्स लगाने से चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, जो मोशन है उसका चेंज हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका शेप इफेक्ट ऑफ शेप, उसका जो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, वो शेप और साइज भी हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता, वो फ्रीली मोशन में आने के लायक नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें शेप उसका चेंज हो जाता है। जैसे ये रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने क्या किया, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेस हो जाएगा और इस पे इसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, स्पंज है, स्पंज पे हमने फोर्स लगाया, तो अब क्या हो जाएगा, स्पंज का साइज, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल हमने स्प्रिंग का लिया है, स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग का भी क्या हो जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या समझा बेटा, कि हमारे फोर्स लगाने से दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके मोशन में इफेक्ट आ जाएगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इन दोनों चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, या ये सारी कंडीशन एक साथ भी हो सकती है। तो आगे हमने समझ लिया कि फोर्स लगाने से बॉडी की कंडीशन चेंज हो सकती है। लेकिन हाँ, अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आएगा, क्या फोर्स लगाने से उसका मास भी चेंज हो सकता है, तो नहीं, फोर्स लगाने से किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे, तो फोर्सेस क्या है, हमने अब फोर्सेस पढ़ा है, फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन जरूरी है, और इसके लिए एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा, जितना कम फोर्स लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स के लिए एक मैग्नीट्यूड भी जरूरी है। और फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ पे एक एरो लगा देते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, हम हर चीज को नापते हैं। अब आप बाजार से आलू लेने जाते हैं, तो आलू को क्या करते हैं, आप एक फिक्स क्वांटिटी में आलू लेके आते हैं, या तो नहीं है कि किसी भी क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं, या आप कहीं डिस्टेंस करते हैं तो डिस्टेंस को भी नापते हैं, या आप कोई लीटर में या दूध लाते हैं तो उसको भी एक फिक्स क्वांटिटी होता है। तो फोर्स की भी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जिसमें फोर्स को नापा जाता है कि फोर्स कितना है। अब हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा फोर्स का, जब तक फोर्स को हम नापेंगे नहीं। तो फोर्स को नापने की जो एसआई यूनिट होती है वो होता है न्यूटन, उसका न्यूटन फोर्स होता है। उसको सिंबल कैसे होता है, उसका सिंबल
एन होता है, ये किनके नाम पे पढ़ा? हमारे जो आइजैक न्यूटन है सर, हमारे सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम पे पढ़ा। इन्होंने फोर्स पे बहुत काम किया, तो इन पे हमने साइंटिस्ट ने इनके नाम पे फोर्स की यूनिट रख दी। और सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारे पास होती है डाइन। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्स हमारे पास दो तरह का फोर्सेस होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जिस फोर्स में हमें उसकी किसी बॉडी को, एक बॉडी को, जब मैंने बताया कि दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगी, अगर वो दो बॉडी को आपस में टच होने की जरूरत पड़ती है, दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट होने की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे हमारा मस्कुलर फोर्सेस क्या होता है? जैसे इस बैल को, इस कार्ड को खींचने के लिए इसमें बांधना पड़ेगा, तभी ये बैल इस कार्ड को खींच पाएगा। तो इसमें कौन सा चीजें यूज होती है? मसल्स यूज होते हैं। और मसल्स बिना किसी, जैसे आपको बुक उठाना है तो बुक को आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको बुक को छूना पड़ेगा, तभी आप बुक उठेगी, ऐसे बुक नहीं उठेगी। तो उसमें जो मसल्स हमारे पास यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। और दूसरा फोर्सेस होता है, कभी आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो एक फोर्सेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव लगती है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हम घर्षण भी कहते हैं, हिंदी में घर्षण कहते हैं, कि जो रगड़ है वो फोर्स क्या करती है? उसको अपोजिट में, उसका स्टेट चेंज होने से रोकती है। तो वो जो फोर्स होता है हमारे पास वो है फ्रिक्शन। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा। तो यहाँ पर क्या है, जो फ्रिक्शन किस वजह से होता है? वो सरफेस की वजह से होता है, सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से अफर होता है। ठीक है, रेसिस्ट करता है वो मोशन को। ठीक है, दूसरा जो हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? जिस फोर्सेस को लगने के लिए उसको फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, जो दो बॉडी है बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए ही उस पर फोर्स एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे हमने बचपन में मैग्नेट पढ़ाया है, मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट देखा है तो मैग्नेट को कई बार हम लाते हैं पास में, दो मैग्नेट को, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, या कई बार वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो जब ये रिपेल करती है, ये अट्रैक्ट करती है, तो बिना उसको कांटेक्ट में आए ही ये काम होता है। तो इसे बोलते हैं, ये हमारा एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस का, जिसमें जैसे हमारे पास डिफरेंट पोल हैं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस काम में आते हैं, और दो चार्जेस अगर डिफरेंट चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तीसरा जो हमारा वेल नोन फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे हमारी ग्रेविटी है, अगर कोई भी चीज हमारे पास मूव करेगी तो क्या करेगी? ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचेगी, जैसे हमें ही ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अगर हम कहीं जंप करते हैं तो हम कहाँ नहीं आते हैं? नीचे की तरफ आते हैं, तो ग्रेविटी खींचती है। ग्रेविटी को खींचने के लिए उसको कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बच्चों आज हमने फोर्सेस को अच्छी तरह समझ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रेशर को अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम इसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।